तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो फर्स्ट क्लास होने वाली है वो है, मैंने कल आपको बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स की फर्स्ट क्लास है। ओके। और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पेज पे उसका जो सिलेबस स्टार्टिंग में ही मैं लिखवा दूंगी, ताकि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में क्या। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें क्या क्या कवर करना है वो देखिए। बायोमोलिक्यूल्स का जरा सिलेबस लिख लेते हैं हम। ओके, देखो इसमें हमें जो है सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसमें लिख रखा है कि यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देन हमारे पास इसने बोला है कि प्रोटीन्स करना है, और फिर हमारे पास है विटामिन्स। ओके, विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट का हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में इसमें लिखा है कि हमें सिलेबस में गिवन है कि हमें क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है। और क्लासिफिकेशन भी हमें कैसे करना है, पहला किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा, एक होगा आपका एल्डोज और दूसरा होगा आपका कीटोज। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कि आपको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको करना है। दूसरा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स, मोनोमरिक यूनिट। ठीक है, मोनोमरिक यूनिट के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इस मॉलिक्यूल का, तो उसके बेसिस के ऊपर भी हम कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके अगर इनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, इसको फिर ऑलिगोसेकेराइड्स, या आप इसको डाइसेकेराइड भी कह सकते हैं। इसके अंदर 2 होंगे तो डाइसेकेराइड, 2 से 10 तक यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपके पास मोनोमरिक यूनिट्स हो सकती हैं, इसीलिए हमने इसको बोल दिया ऑलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, और हमारे पास होगा पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जो ये हमने क्लासिफिकेशन किया है ये हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स कह सकते हो, या बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके दौरान वो जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसको हम उसके बेसिस पे भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट का क्या गिवन है आपको, ये सब गिवन है, क्लासिफिकेशन गिवन है। उसके बाद यहाँ पे DL नॉमनक्लेचर गिवन है, DN नॉमनक्लेचर गिवन है, या हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी गिवन है सिलेबस में, वो भी हमें यहाँ पे करना है। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या करना है, और फिर हमें इसमें एक चीज़ करनी है कि कार्बोहाइड्रेट की हमें इम्पोर्टेंस पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का सिलेबस है जो हमें पूरा इसमें कवर करना है। और उसके बाद हम चलते हैं अभी प्रोटीन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रोटीन, कि प्रोटीन में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसी में प्रोटीन्स में हमें प्रोटीन पढ़ना है। ठीक है, अच्छा प्रोटीन तो पढ़ना ही पढ़ना है इसमें। ओके, प्रोटीन का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर, वो भी मेंशन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री टर्शियरी स्ट्रक्चर, या फिर हम क्या कह सकते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रोटीन्स का ये सब कुछ पढ़ना है। और हमें प्रोटीन में हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, और हमें इसमें पढ़ना है प्रोटीन में कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का हमें क्या करना है, डीनेचुरेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, और अगर हम इसमें देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंजाइम्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंजाइम्स पढ़ना है हमें, हॉर्मोन्स पढ़ना है। ओह सॉरी मैंने इसके ऊपर लिख दिया, यहाँ पे एंजाइम्स पढ़ना है, हॉर्मोन्स पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। और हमें देखो हॉर्मोन्स का जो हमें पढ़ना है ना सिलेबस में, वो क्या गिवन है कि सिर्फ हमें इसकी एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं। जो हॉर्मोन्स के जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ उसके बारे में उसका एलिमेंट्री आइडिया लेना है, ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर नहीं जाना। कुछ स्ट्रक्चर्स तो हम इसके करेंगे ही नहीं क्योंकि सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो टॉपिक बचता है विटामिन्स,
सॉरी, विटामिन में हमें क्या करना है, विटामिन में हमें क्या करना है, विटामिन का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। विटामिन का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है और उनका फंक्शंस करने हैं, ठीक है। ये विटामिन के हमने पढ़ा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, इसे जो हम पढ़ते हैं सारा इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है ये, और उसके बाद उनके क्या क्या फंक्शंस है वो सब हमें पढ़ने हैं। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब ये सारा आपके पास हमें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना क्या है वो आपको मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखवा दिया है, ठीक है। मैंने जैसे आपको कल दिखाया था कि मैंने सिलेबस निकाल लिया था, ठीक है। तो सिलेबस के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीज़ें आपको, एक मिनट, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें कवर करना है, ये सारे टॉपिक्स जो है हमें यहाँ पे ये कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है, देखो किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है ना वो उस चैप्टर के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमें एक्चुअली में उसमें पढ़ना क्या है। देखो बायो जो शब्द है, वो जो वर्ड है, ये मेनली कहाँ से है, बायोलॉजी का है। मॉलिक्यूल्स, देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलते हों, जो हमें मिलते हों फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, देखो इसको और सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ कि आजकल लोग जो है हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रखे हैं, ठीक है। उनको पता है कि हमें अगर किसी को बॉडी शॉडी बनानी है जिम में जाके, तो बोलता है कि नहीं मुझे इतने कार्ब्स खाने हैं, मुझे इतना प्रोटीन लेना है, ठीक है, मेरी बॉडी में फैट जो है उसकी अमाउंट इतनी है। अच्छा, उसको अगर डेफिशिएंसी होती किसी चीज़ की, बाल झड़ रहे होते हैं या फिर उनको जैसे कोई स्किन एलर्जी हो जाती है, तो वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं यार मुझे तो इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, मुझे ये विटामिन खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या कहेंगे हम इसके अंदर, जो हम बातें कर रहे हैं ना कि हमें कार्ब्स कितने खाने हैं, प्रोटीन कितना खाना है, विटामिन की हम बात कर रहे हैं, फैट की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं ना, हम क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्ब्स, ये प्रोटीन्स, ये जो भी है, ये सब क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स मेनली हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, जो हम मेन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन जो मैंने अभी लिखवा दिया, और हम पढ़ेंगे विटामिन्स, ठीक है। इसी में हम पढ़ लेंगे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ लेंगे, फैट्स पढ़ लेंगे, लिपिड्स पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या बात करी, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हमें कहाँ मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले, उन्हें क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। और ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, ये मेनली किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, इनसे मिलके ये बने हुए होते हैं, ठीक है ना। देखो इसीलिए जब मैंने अभी जो मैंने आपको समझाया कि हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी है, तो हम बोल देते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आर द, यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब जितने भी हमारे पास जो कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स हैं, इनका हमारी बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है ना। तो ये सारा क्या होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला बायोमोलिक्यूल, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का हम डिटेल स्टडी करेंगे, जो मैंने सिलेबस में लिखवा दिया वो सारा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने क्या बोला, अब इसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। यहीं से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। देखो कार्बो वर्ड किसके लिए है, फॉर कार्बन। हाइड्रेट वर्ड किसके लिए है, फॉर वाटर मॉलिक्यूल। किसके लिए होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम देखा जाए तो इनिशियली जो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किस तरीके से किया गया था, इन्हें कह दिया गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या कहा था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की इसकी इनिशियल डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है ना। और इसमें बोला था कि इसमें एक जर्नल इंपेरिकल फॉर्मूला दिया था, वो क्या दिया था, CX
H2OY। ये एक जर्नल एम्पिरिकल फॉर्मूला था कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसमें X जो है वो Y के बराबर होता है। ठीक है, X क्या होता है, Y के बराबर होता है। तो शुरुआत में यही बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है। और जो जर्नल एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है उनका, वो जर्नल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, और जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्लूकोज है हमारे पास। ठीक है, ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम C6, ये X की वैल्यू है, तो H2OY, Y कितना हो जाएगा इसमें, वो भी X और Y बराबर होना चाहिए 6। अब इसको पूरा अगर हम खोल के देखते हैं तो क्या बनेगा, C6H12O6। मतलब ये इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से इनिशियली में कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये सब चीज़ें बताई गई। लेकिन जब फर्दर हमने कुछ और ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास सामने आए, जैसे कि हम देखते हैं जो क्या है, जो इस फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, पर वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कुछ और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल सामने आए, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स आए जो क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखते हैं ये एसिटिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे कि इसमें काउंट करो, कार्बन कितने हो गए, कार्बन हमारे पास 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हमारे पास हो गए 2 हो गए। ठीक है, अगर हम इसको इसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, C2H2O का ये भी 2, X2 तो Y भी 2, तो क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, देखो C2H4O2, यस, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं रेमिनोज का, तो उसमें क्या है फॉर्मूला हमारे पास, C6H12O5 होता है। ठीक है, अब इसको भी इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, C6X अगर 6 है तो H2OY भी आपका 6 होना चाहिए, क्योंकि XY बराबर होना चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हम इस तरीके से लिखते तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब यहाँ पे कार्बन कितने थे, कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 12 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, अब तो हमारे पास ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कार्बन अगर इसको इस तरीके से ले, कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 12 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, बट अगर इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन 6 होने चाहिए। मतलब कि ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये जो ये जर्नल फॉर्मूला है, इसमें इसको फॉलो नहीं करना। तो इसका मतलब जो ऊपर डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन रेमिनोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, रेमिनोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इनिशियल डेफिनेशन जो हमें मिली थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, तो जो फर्दर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा कि भाई इसने तो जनरल फार्मूला दिया था कि ये होता है, और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो देखे गए कि रेमिनोज है जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, फिर भी वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे अगर हम देखें एसिटिक एसिड को, जो उस फॉर्मूले को फॉलो भी कर रहा है बट वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो उन्होंने ये भी चेक किया साइंटिस्ट ने कि क्या जो इसकी डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं या नहीं। इस डेफिनेशन को भी उन्होंने चेक किया। देखो हाइड्रेट्स की वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो जब भी आप वाटर को हीट करते हो तो क्या करता है, वाटर निकल जाता है। तो मतलब क्या होना चाहिए, अगर हम कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, हाइड्रेट्स है, अगर हमने क्या बोला, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाटर मॉलिक्यूल है, हम इसमें बोल रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को भी जब आप क्या करोगे, जब आप इसको हीट करोगे, जब आप कार्बोहाइड्रेट को हीट करोगे तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। ठीक है, बट देखा क्या कि जब इसको आप गर्म कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए। लेकिन जब इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्या इसमें सच में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है या नहीं निकलता, तो क्या पाया वहां पे कि इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा, कोई वहां से पानी नहीं निकल रहा। इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या है, पानी नहीं है। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन है वो आगे जाके बताया कि डेफिनेशन क्या है, वो गलत है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो
अब कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बाद में निकल के आई, जिसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन आप करोगे कार्बोहाइड्रेट का, वो आप इस डेफिनेशन की बेसिस पे करोगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या कहेंगे इसको हम, एल्डिहाइड, या हम इसको कह सकते हैं, और हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। ठीक है, अच्छा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी से हम क्या कहेंगे, कीटोन, या फिर इसमें हम क्या बोलेंगे कि ऐसे, और हम क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस, या फिर हम कहेंगे ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे हाइड्रोलाइसिस पे, मतलब जब उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो क्या दे, ऐसी यूनिट्स दे, ऐसी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जैसी यूनिट्स दे, उन्हें भी हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर ऐसे सब्सटेंस विच गिव्स सच यूनिट्स, उन्हें भी हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड, हाँ कीटोन भी लिखेंगे ना, एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इनको समझते हैं ये होता क्या है। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब वहां पे बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, क्या होंगे आपके पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, मतलब OH ग्रुप होंगे वहां पे। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे वहां पे OH ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड, क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से ये एल्डिहाइड हम ऐसे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब कोई भी आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला ग्रुप मिलेगा और बहुत सारे OH ग्रुप वहाँ पे लगे हुए होंगे। ठीक है, या फिर क्या होगा, बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब वही बहुत सारे क्या होंगे वहाँ पे OH ग्रुप होंगे। ठीक है, और साथ में क्या हो सकता है, कोई आपके पास कीटोनिक ग्रुप होगा, और कीटोनिक ग्रुप कैसे देखते हैं, ऐसे। ठीक है, कि बीच में ये कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, CO ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी आपके पास मिथाइल, सेम मिथाइल या एक डिफरेंट मिथाइल्स यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी बहुत सारे OH ग्रुप्स दिख जाए या और साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखे, एल्डिहाइड दिखे या फिर कीटोन दिखे, तो वो क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, एक मिनट, इनको हम बोलते हैं एल्डोज फैमिली, एल्डोज बोलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कीटोज। ठीक है, क्या बोलते हैं, कीटोज। एल्डोज मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो, ऐसा कार्बोज मतलब फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो, उसे हम एल्डोज बोलेंगे। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसे फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कीटोन हो, क्या हो, कीटोन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कीटोज कहलाएंगे। समझ में आया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट, देखो मैंने एक जो चैप्टर करा रखा है आपको, एक मेरी पुरानी वीडियो जो है जिसके अंदर मैंने बायोमोलिक्यूल्स कराया था, मैंने कल भी बताया था आपको कि उसके अंदर बहुत ही कंसर्टेड है, मतलब बहुत ही कम है उसके अंदर, और उससे आपके 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे 8-9 क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ना है।
स्टीरियो भी पढ़नी है। स्ट्रक्चर्स तो बहुत ज़रूरी हैं, स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चंस हर बार आता है, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। और स्टीरियो जिसको नहीं भी आती ना, तो यहाँ पे मैं साथ साथ जो भी मेरे पास टर्म आती जाएगी मैं आपको समझाती जाऊँगी और इसी में समझा दूँगी आपको। स्टीरियो जो इसकी स्टीरियो है सारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक ये जो टर्म है क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देखो पहले आपको पीपीएल समझना पड़ेगा। पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो आपके पास जब कोई लाइट का सोर्स होता है, एक मिनट, आपके पास क्या होता है जब कोई लाइट का सोर्स होता है, देखो मान लो आपने कोई भी टॉर्च ले लिया यहाँ पे या कुछ भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से आपको क्या मिल रही है, नॉर्मल लाइट क्या मिल रही है, नॉर्मल क्या मिल रही है आपको, लाइट मिल रही है, ठीक है। अब नॉर्मल लाइट क्या है, यहाँ से नॉर्मल लाइट आ रही है। अब जो नॉर्मल लाइट होती है वो क्या होती है, वो सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड होती है, ठीक है, फैली हुई होती है, मतलब सभी डायरेक्शन में। जो नॉर्मल लाइट होती है वो क्या होती है, हर डायरेक्शन में फैली हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस नॉर्मल लाइट को जब हम टॉर्च मारेंगे और सामने एक हमने निकोल, यहीं पे कर दिया मैंने, कुछ ज़्यादा घोष पोछ तो नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, ये है हमारे पास निकोल प्रिज्म है कोई, ठीक है, क्या है ये हमारे पास निकोल प्रिज्म है, ठीक है। जब हमने ये लाइट, जब टॉर्च से हमने क्या किया, लाइट मारी जो नॉर्मल लाइट होती है और उसको निकोल प्रिज्म से पास करवाया, तो अभी तो जो ये लाइट है, नॉर्मल लाइट है, ये कैसी होती है, ये स्कैटर्ड होती है, ठीक है, कैसी होती है, स्कैटर्ड होती है। तो जब निकोल प्रिज्म से हमने पास करवाया तो जो लाइट है वो क्या हो गई, वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंट हो गई, ठीक है। अब जो हमें ये लाइट मिली है, देखो ये तो थी नॉर्मल लाइट जो हम दे रहे थे यहाँ से, जो स्कैटर्ड थी, हमें जो ये लाइट मिली है इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। देखो अगर आपके पास क्या हो, इस तरीके से आपने अपनी फिंगर्स को कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, लाइट आपकी स्कैटर्ड है, कुछ ऐसे होंगी, कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही होंगी, समझना, कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही होंगी और कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही होगी। जब आप इसको यहाँ से कोई भी चीज़, आपके पास दो चीज़ ऐसी है, मान लो आप इसको इसमें से निकालना चाह रहे हो, तो देखो जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो तो यहीं अटक जाएगी, ठीक है, और जो ये जो इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल इस तरीके से, सॉरी जो आपके परपेंडिकुलर वाली वो यहीं रह जाएगी, जो आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी ये वर्टिकल जो है वो क्या करेगी, इसमें से पास हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसमें भी क्या होता है, इसी तरीके से जो आपकी पैरेलल जो ये वाली जो लाइट्स हैं वर्टिकल डायरेक्शन वाली, जो इस तरीके से जो, तो वो तो ईजिली इसमें पास हो जाएंगी, और जो आपकी ये परपेंडिकुलर लाइट्स हैं ये क्या करेंगी, ये वहीं रह जाएंगी। और जो ये जो हमें लाइट मिलेगी जो क्या है, डायरेक्शनल है, जिसका क्या है, डायरेक्शन है, जो एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखो यहाँ पे, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको समझ में आ गया, ठीक है, ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब जब ये जो प्लेन, अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मेनली तो हमें ये पता होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ऐसा कंपाउंड जो क्या शो करता हो, कायरलिटी शो करता हो, जिसके अंदर क्या हो, कायरल सेंटर हो, वो क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल सेंटर हो या वो कायरलिटी शो करता हो, वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अब कायरल क्या होता है, ये स्टीरियो का है। कायरल, आप कायरल कंपाउंड या कायरल जो है आप बोल सकते हो, कायरल जो आपका सेंटर है वो क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। देखो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, जो कार्बन है, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, ये कायरल कब होगा, जब यहाँ पे जो लगे हुए सारे के सारे जो यहाँ पे आपके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे p लगा दो कुछ भी, ठीक है। जब ये सारे के सारे लगे हुए ग्रुप्स क्या होंगे आपके यहाँ पे, जब यहाँ इस कार्बन के साथ जो लगे हुए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके अंदर जो ये कार्बन के साथ जो ये कोई भी ग्रुप, यहाँ पे A लगा है, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, मतलब ये सारे के सारे ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वही होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कायरल सेंटर्स होते हैं, जो कायरलिटी शो करते हैं, जो ये जो क्या करते हैं, जिनके पास कायरल सेंटर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और आपको यहाँ पता चल गया कि कायरल सेंटर क्या होता है, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब
अब बात यहाँ पे तो ऑप्टिकली एक्टिव तक ही पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मैंने बता दिया वो क्या होता है। इसके साथ साथ मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बता देती हूँ ताकि, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिविटी बता देती हूँ ताकि आपको ये पूरा यहाँ पे ही कवर हो जाए, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स मैंने यहाँ बता दिया। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मैंने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं, देखो अभी जो हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल जो हमने बनाई थी, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। जब भी हम किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जैसे कि हमने जो शुगर्स ले ली, जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से जब इसको पास करवाते हैं तो ये कंपाउंड क्या करता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। क्या करता है, रोटेट कर देता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में लिखोगे कि प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, ठीक है, वो कंपाउंड क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अच्छा अब क्या करेगा, जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो इसमें से पास हो रही है, ये इसको रोटेट कर देगा। या तो ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे जैसे घड़ी घूमती है ना, तो ऐसे, डायग्राम मेरे कुछ ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे थी ऐसे थी तो इसको रोटेट कर देगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस तरीके से घड़ी घूमती है ना, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है जब जिस तरफ ऐसे घड़ी, जैसे हमारे हम जो घड़ी देखते हैं उसमें जैसे वो घूमती है कि 3 बजे 4 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, तो इस तरीके से घूम रही है ना वो, तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा अगर ये इसको रोटेट कर दे, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसको रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्या करेगा, एंटी क्लॉक, जैसे इसका नाम है, जो घड़ी है उसकी घुमाव से उल्टा, मतलब घड़ी घूमती तो ऐसे, अगर लेकिन आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेट कर दे, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है, वो 2 तरीके से रोटेट कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो, ठीक है। अगर ये इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्या है, क्लॉकवाइज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल d, और साथ में सिंबल साइन कौन सा यूज करते हैं हम, प्लस का साइन यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी बोलेंगे इसको हम। और इसका जो हम बोलते हैं क्या, कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इसका डायरेक्शन, सॉरी लीवो रोटेटरी है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज है इसको लेवो रोटेटरी बोलेंगे। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल l, और इसके लिए साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस का साइन, ठीक है। तो याद रखना D और L, देखो अभी हम आगे नॉमेनक्लेचर करेंगे, जैसे मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया था उसमें कैपिटल D और कैपिटल L था यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉल d और स्मॉल l, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों को हम यूज करते हैं नोटेशन देने के लिए, कि भाई उसमें वो उसको सिर्फ एक बताने के लिए कि भाई ये D है फॉर्म है, ये L फॉर्म है, उसका नोटेशन देते हैं हम कि अगर ये चीज़ यहाँ पे, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी DL नॉमेनक्लेचर में अच्छे से, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना नोटेशन के लिए होता है। और जो ये DL होता है, स्मॉल d स्मॉल l होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये हम यूज़ करते हैं रोटेशन के लिए। किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ठीक है। जो हमने देखा यहाँ पे, जो ये रोटेशन के लिए यूज कर रहे हैं ना, कि अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो लेवो रोटेटरी। तो होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक करा दिया आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, इनिशियल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि क्या हमें मिली थी, ठीक है। फिर उस डेफिनेशन में क्या कमी थी, तो फर्दर साइंटिस्ट ने क्या किया, उस डेफिनेशन को पूरा का पूरा छानबीन करके उसका देखा क्या ये सही है या गलत है, तो उन्हें पता लगा कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ ठीक है, मैक्सिमम मोस्टली तो होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस वाले को। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारे के सारे जो
जितने भी मॉलिक्यूल जो इस फॉर्मूले को फॉलो करे वो कार्बोहाइड्रेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसका एक्सेप्शन बता दिया है कि हमारे पास अगर हम ये एसिड का एग्जांपल लेते हैं तो हमने देखा कि ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो ना करे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल रेमोनोज का, ठीक है, रेमोनोज क्या करता है, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, बट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की हमें क्या मिली, कि एक्चुअल में हम किस तरीके से अब आइडेंटिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो जो हमें नई डेफिनेशन जो बाद में पूरा देखी गई, वो डेफिनेशन क्या थी, वो डेफिनेशन ये थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या हमसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोलाइसिस पे क्या दे, हमें ऐसी यूनिट्स दे, उन्हें कहेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये भी मैं समझा देती हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस पे, या ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइसिस पे क्या दे, ऐसी यूनिट्स दे, कैसी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जैसी यूनिट्स दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक बार इसको समझाने से पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी करा देती हूँ एक बार साथ में। ये देखो, तो ये मैंने टर्म तो पूरी समझा दी आपको, अब देखो समझो यहाँ पे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल ले लो। सबसे पहले सिंपल सा, सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कीटोज फैमिली, एल्डोज फैमिली, कीटोज मैंने आपको बता दी है। इनके जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती हैं, सिंपलेस्ट अगर हम लेके चलते हैं तो वो क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट एल्डोज कौन सा होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है 3 कार्बन का एल्डोज होता है, उसको हम बोलते हैं CHO, नीचे CH2OH, क्योंकि एल्डोज है तो यहाँ पे ये रहेगा, और यहाँ पे H, ये OH, तो इसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं हम इसको, डीग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। जितने भी आपकी नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स होती हैं उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर लेते हैं वो डी का ही लेते हैं। ठीक है, डी ही होती है, याद रखना। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट अगर हम बात करें आपके पास एल्डोज है, वो कौन होता है, वो हमारे पास डीग्लिसरल्डिहाइड होता है। और अगर हम सबसे सिंपलेस्ट कीटोज की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब ठीक है, ये भी 3 कार्बन का ही लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये देखो, अब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट क्या है, हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट, हमारे पास सिंपलेस्ट कीटोज है, ये सिंपलेस्ट हमारे पास कीटोज है ये। ठीक है, अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्डोज है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला था, अभी इस डेफिनेशन को आपको समझ में भी आ रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं कहेंगे इसके अंदर। तो देखो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक OH ग्रुप, ये रहा एक OH ग्रुप है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एल्डिहाइड, ये इसका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, और एक चीज ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास कार्बन है, ये वाला कार्बन आप चेक करो, ये कार्बन के, ये देखो टेट्राहेड्रल पूरा, मतलब ये देखो चारों साइड क्या है, ग्रुप चेक कर लो, ये ग्रुप अलग है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो इसमें ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसमें कितने कायरल कार्बन है, 1 कायरल कार्बन है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे अभी। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, तो हाँ ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये देखो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी यस, OH एक से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। ये देखो, ये बीच में देखो, अब ये देखो मैंने क्या बोला था, कीटोन हम कैसे देखते हैं, ये इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगे, या तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इधर जो इसके साथ लगा हुआ, इधर देखो जो लगा हुआ है, ये हमारे पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इधर देखो इसके पास ये वाला, मतलब सेम ग्रुप लगे हुए, तो इसके पास क्या है, दोनों RR ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, ये कीटोन कहलाएगा। ठीक है, कीटोन कहलाएगा। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये कीटो ग्रुप है, तो इसको सब ये हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, इसलिए हमें क्या बोलते, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, या फिर हम इसका नाम क्या कह सकते हैं, ग्लिसरोन, क्या कह सकते हैं, ग्लिसरोन कह सकते हैं। ठीक है, आप चेक करते हैं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ये कार्बन, देखो ये कार्बन जो टेट्राहेड्रल 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे ग्रुप क्या है, सेम OH ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हो गया हमारे पास, सेम ग्रुप हो गए।
इधर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन देखोगे तो इसमें भी अगर इसको खोल के लिखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी दो ग्रुप क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन नहीं है। अब कायरल कार्बन नहीं है तो ये कंपाउंड जो हमारे पास है ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप बोलोगे कि आपने तो डेफिनेशन में बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नहीं, यहाँ पे मैं जर्नली वर्ड लिखना भूल गई। जनरली क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए। ये जो कीटोज का सबसे सिंपलेस्ट कीटोज है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो जितने भी अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, हमने पढ़ा है कि जर्नली वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, या फिर आप साथ में एक लिख लो कि नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर, जर्नली का मतलब होता है कि अगर हम ज़्यादातर देखें तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे, बट ये नहीं है कि सारे के सारे हों। नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन को मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे पास पहला सिलेबस का टॉपिक था, क्या, क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट हमने उठाया, कार्बोहाइड्रेट का हमने पूरा जो डिस्क्रिप्शन था पूरा मैंने डिफाइन कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, ठीक है, और उसका कैसे दिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये मैं पूरा का पूरा आपको बता चुकी हूँ।